देखो, जो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री में, लास्ट हमने एड्सॉर्प्शन और उसकी प्रॉपर्टीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन और उसके यूजेस पढ़ लिए थे। क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस लास्ट किया था। आज हम कोलॉइड्स शुरू करेंगे। बट कोलॉइड्स होते क्या है, उसको कैटेगरीज को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोलॉइड्स कहाँ पर लाई करते हैं। तो बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सॉल्यूशंस को, मिक्सचर्स को, बेसिकली ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस। ठीक है। और मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन में लेस देन 1 नैनोमीटर है। यहाँ पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर है और यहाँ पे ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है। तो इसमें लेस देन 1 नैनोमीटर, यहाँ पे 1 से 1000 नैनोमीटर थोड़ा बड़ा पार्टिकल होगा, यहाँ ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है। तो इसको ट्रू सोल्यूशन को हम, ये होमोजेनस सोल्यूशन होता है प्रॉपर, यानी इसके अंदर प्रॉपरली मिक्स होते हैं सब्सटेंसेस। ठीक है। ये दोनों हेट्रोजेनस सोल्यूशन होते हैं। कोलॉइडल सोल्यूशन भी हेट्रोजेनस होता है, सस्पेंशन भी हेट्रोजेनस होता है, यानी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती है सोल्यूशन की। ठीक है। इसमें सोल्यूशन के पार्टिकल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो सकते हैं। ये जो है, ये भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो सकते हैं, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, यानी जैसे एग शेल मेम्ब्रेन है, एनिमल मेम्ब्रेन है, उससे पास नहीं हो सकते। सस्पेंशन के पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं, ना ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास होते हैं, ना एनिमल मेम्ब्रेन से पास होते हैं। ट्रू सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट आपने पहले भी पढ़ा है। लार्ज साइज के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं अगर वो राइट एंगल पे स्ट्राइक करे पार्टिकल्स को। ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट नहीं होता। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, जिगजैग मोशन होता है पार्टिकल्स का, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी क्या होता है एग्जैक्टली ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये जिगजैग मोशन होता है पार्टिकल्स का, ब्राउनियन मूवमेंट। ट्रू सोल्यूशन ना तो टिंडल इफेक्ट शो करता है, ना ही ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है, कोई भी चीज इन दोनों में से शो नहीं करता। ठीक है। कोलॉइडल सोल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट भी शो करता है, ब्राउनियन मूवमेंट भी शो करता है। ठीक। और सस्पेंशन जो है वो टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट शो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। दिस इज मे और मे नॉट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है। इट कैन बी देयर और इट कैन नॉट बी देयर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द पार्टिकल। तो मेन डिफरेंस आपको ये याद रखना है कि पार्टिकल का साइज जो है, यहाँ लेस देन 1 नैनोमीटर है, यहाँ 1 से 1000 नैनोमीटर है, यहाँ ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो अब इन तीनों को डिटेल में नहीं पढ़ना हमें, ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन, तीनों को डिटेल में नहीं पढ़ना। बस हमें इसमें से किसको डिटेल में पढ़ना है, हमें डिटेल में पढ़ना है कोलॉइड्स को, कोलॉइडल सोल्यूशंस। ठीक है। कोलॉइड्स भी बोल सकते हैं, कोलॉइडल सोल्यूशन भी बोलते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी इन डिटेल। अब कोलॉइड क्या होता है, एक हेट्रोजेनस सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सी प्रॉपर्टी लिखी। हेट्रोजेनस सिस्टम है, इसमें एक सब्सटेंस दूसरे में डिसॉल्व होता है। जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है दूसरे में, जो कम क्वांटिटी में होता है, उसे बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है। जो कि बहुत छोटे पार्टिकल होंगे, 1 से 1000 नैनोमीटर। और ये जिस सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व्ड हैं उसे बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तो ये दो चीजें याद रखनी है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है। ठीक है। ओके सर। तो डिस्पर्स्ड फेज जो है वो जनरली सॉलिड होता है, और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो जनरली लिक्विड या गैस होता है। जनरली, ऐसा नहीं है, कोई भी स्टेट में कोई भी चीज होती है, हो सकती है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। सही है। अलग अलग टाइप के कोलॉइड्स पढ़ेंगे जहां पे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम दोनों भी सॉलिड हो सकते हैं। तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा, पार्टिकल का साइज बता दिया मैंने, 1 and 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है पार्टिकल का साइज। ठीक है। और इनॉर्मस सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है पर यूनिट मास कोलॉइडल पार्टिकल्स का। ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया जाता है 3 तरीके से, क्लासिफाई किया जाता है। 3 कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन लिखे हुए हैं। देखो, पहला क्लासिफिकेशन ये है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम का फिजिकल स्टेट क्या है, यानी वो सॉलिड, लिक्विड या गैस में से क्या है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है पहले। ठीक है। तो
अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, यानी सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करा है, तो उस सब्सटेंस, उस कोलॉइड को क्या बोलते हैं? उस कोलॉइड को बोलते हैं सॉलिड सॉल। ठीक है। एग्जांपल्स उसके अलॉयज, जेमस्टोन्स। जेम्स, यहाँ पर जेम स्टोन्स की बात हो रही है। कलर्ड ग्लास, डिफरेंट कलर्स के ग्लास होते हैं ना, वो सब यही होते हैं। सॉलिड को सॉलिड में डिस्पोज किया होता है। सॉलिड ग्लास के अंदर, सिलिका के अंदर सॉलिड डाइज को डिस्पोज किया हुआ है। तो ये हो गए आपके सॉलिड सॉल्ट्स। ठीक है, जब सॉलिड लिक्विड डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है। फिर अगर सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, यानी डिस्पर्स्ड फेज को शॉर्ट में डीपी भी लिख देते हैं और डिस्पर्जन मीडियम को डीएम लिख देते हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो उसे बोलते हैं सिर्फ सॉल। ठीक है। और इसका एग्जांपल पेंट्स, इंक्स, एग वाइट, ये सब इसके एग्जांपल में आ जाएंगे। फिर अगर सॉलिड को गैस में डिस्पर्स कर दिया जाए, तो ये हो जाता है एरोसॉल। ठीक है, इसका एग्जांपल स्मोक आ जाएगा, डस्ट आ जाएगा। डस्ट जैसे क्या होती है? एयर में उड़ रही है। तो एयर में जो है वो मोस्टली गैस है, और डस्ट जो है वो सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स है। तो ये हो गया आपका क्या? एरोसॉल। इसके बाद अगर लिक्विड को सॉलिड में डिस्पर्स किया जाए, यानी इस बार सॉलिड जो है वो मेन सॉल्वेंट है, डिस्पर्जन मीडियम है, और लिक्विड कम क्वांटिटी में, तो बनता है जेल। सॉलिड ज्यादा क्वांटिटी में, लिक्विड कम क्वांटिटी में, तो क्या बनेगा? जेल बनेगा। इसका एग्जांपल कर्ड या चीज या जेली, ये सब आ जाएंगे। ये सब कोलॉइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अगर लिक्विड को लिक्विड में डिस्पर्स कर दिया जाए, यानी दोनों चीजें, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड है, तो उसे बोलते हैं इमल्शन। इसका एग्जांपल मिल्क, बटर, ऑयल इन वाटर। ठीक है, ये सब आ जाएगा। ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल दोनों हो सकता है। वाटर इन ऑयल, ये भी हो सकता है इसका एग्जांपल। ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ठीक है, दो टाइप के इमल्शंस होते हैं। तो ये हो गया इमल्शंस। फिर उसके बाद लिक्विड को अगर गैस में डिस्पोज किया, यानी गैस बहुत ज्यादा है, लिक्विड बहुत कम है, तो इसे भी बोलते हैं एरोसोल। देखो एरोसोल दूसरी बार आया है, ऊपर भी एरोसोल था। तो सॉलिड को गैस में डिस्पोज करो या लिक्विड को गैस में डिस्पोज करो, दोनों को एरोसोल ही बोलते हैं। बस एग्जांपल्स डिफरेंट है। इसका एग्जांपल मिस्ट, फॉग या क्लाउड्स है। ठीक है। तो लास्ट, सेकंड लास्ट है, गैस को सॉलिड में डिस्पोज किया, सॉलिड ज्यादा है, गैस की क्वांटिटी कम है, तो वो बन जाएगा सॉलिड फोम या केक या ब्रेड। तो जैसे केक ब्रेड के अंदर अगर आप देखते हो, केक ब्रेड कैसे बनाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना उसके अंदर, बेकिंग सोडा डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो राइज करता है। तो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है? गैस भरी हुई होती है अंदर, केक या ब्रेड के अंदर। किसमें? सॉलिड डो के अंदर, सॉलिड जो आटा होता है उसके अंदर गैस भरी हुई होती है। ठीक है, तो ये सॉलिड फोम बोलते हैं इसे। एग्जाम्पल इसका केक या ब्रेड आ जाएगा। फिर गैस को लिक्विड में डिस्पर्स करेंगे, यानी लिक्विड ज्यादा क्वांटिटी में है, गैस डिस्पर्स हुए थे कम क्वांटिटी में, तो फोम बन जाएगा। ठीक है, सोप का लेदर। सोप लेदर मतलब जो झाग बनता है सोप में। एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर क्या हो गया? जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, ये हो गया एरेटेड वाटर। ठीक है, तो ये गैस डिस्पर्जन लिक्विड है। जो आपकी कोका कोला है या स्प्राइट है या जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं डिफरेंट टाइप्स की, वो इसका एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके different types of colloids classified on the basis of state of dispersed phase and dispersion medium। कि dispersed phase और dispersion medium जो है वो solid, liquid या gas किस state में है, उसके basis पे classify किया गया है। तो इनको बोलते हैं, ये classification हो गया on the basis of state of dispersed phase and dispersion medium। ये पहला classification हो गया। अब दूसरा classification जो है वो ये है। दूसरा classification किसके ऊपर based है? classification based on nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium। तो dispersed phase और dispersion medium के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते। तो अब ये दो टाइप में क्लासिफाई किए गए हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। ठीक है, डिस्पर्स फेज यानी डीपी और डिस्पर्जन मीडियम यानी डीएम। इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में। कौन कौन सी दो कैटेगरी? लायोफिलिक, लायोफोबिक। ठीक है, तो लायोफिलिक क्या होता है? फिलिक मतलब होता है लविंग, फिलिक लविंग या अट्रैक्टिंग। तो लायोफिलिक का मतलब हो गया जहां पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हो। डिस्पर्स्ड फेज एज एन एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा तो वो लायोफोबिक हो जाएगा। ठीक है, अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में, डीपी और डीएम के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो वो हो जाएगा क्या? लायोफोबिक। उसके बाद ये रिवर्सिबल होते हैं नेचर में,
ये इररिवर्सिबल होते हैं। अब रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल होने का मतलब क्या है? रिवर्सिबल, इसका रिवर्सिबल होने का मतलब ये है कि एक बार अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट कर दिया जाए तो वो वापस मिक्स करने पे दोबारा से कोलॉइड बना देंगे। क्यों बना देंगे? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन है लायोफिलिक में। तो रिवर्सिबल का मतलब ये होता है अगर हम सेपरेट कर दें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को तो दोबारा मिक्स करने पे वो फिर से कोलॉइड बना सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल लायोफिलिक। लायोफोबिक का मतलब क्या होता है? लायोफोबिक है इररिवर्सिबल, यानी एक बार डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट कर दिया तो वो सेपरेटेड ही रहेंगे, दोबारा मिक्स करने पे वो फिर से कोलॉइड नहीं बनाएंगे। हमें दोबारा से और चीजें ऐड करनी पड़ेंगी कोलॉइड बनाने के लिए। वो कैसे बनती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ये बहुत स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं? ऑब्वियसली स्टेबल का मतलब क्या है कि ये इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे से सेपरेट रही होता है। ये अनस्टेबल होने का मतलब क्या है? डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम जो है एक दूसरे से बहुत जल्दी सेपरेट हो जाता है। ये हो गया अनस्टेबल। ठीक है, तो इजीली सेपरेट हो जाता है। तो इसके अंदर स्टेबलाइजर्स डालने पड़ते हैं। कोलॉइड को स्टेबलाइज करने के लिए हमें स्टेबलाइजर्स इसके अंदर ऐड करने पड़ते हैं। इसके बाद है ये आर इजीली फॉर्म्ड बाय सिंपली मिक्सिंग डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो ये जो है ये बहुत आसानी से फॉर्म हो जाते हैं। सिर्फ डीबी और डीएम को आपस में मिक्स करो और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही हैं तो वो एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे। इनको प्रिपेयर करने के लिए डिस्पर्जन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्पर्जन मेथड्स क्या होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट, देयर पार्टिकल्स डू नॉट कैरी अ चार्ज हेंस दे डू नॉट मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके पार्टिकल्स पे कोई चार्ज नहीं होता, तो यानी कि पार्टिकल्स जो हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स वो न्यूट्रल होते हैं। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाओगे तो ये मूव नहीं करेंगे। इनके पार्टिकल्स पे चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैटायन या एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस केस में लायोफोबिक में पार्टिकल्स कैरी अ चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसी वजह से वो या तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज। ठीक है, फिर डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इसकी डिटेल में नहीं जाना है क्यों नहीं करते हैं, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द स्टडी राइट नाउ। Now, next is particles of DP are heavily hydrated. Heavily hydrated का मतलब क्या हुआ? Heavily hydrated का मतलब है कि उनके वो वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्ड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होते हैं पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज के। और इसमें जो होते हैं ये नॉट हेवीली हाइड्रेटेड, यानी इसके अंदर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड नहीं होते डिस्पर्स फेज के पार्टिकल। और लास्ट पॉइंट है कैन नॉट बी कोगुलेटेड इजीली, क्योंकि इन दोनों में कोगुलेटेड का मतलब क्या होता है? कोगुलेशन करने का मतलब होता है पार्टिकल्स को सेटल डाउन करना। जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के, उनको सेपरेट करके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को सेटल डाउन करते हैं। ठीक है, तो कोगुलेशन होता है। तो ये क्योंकि पार्टिकल्स में अट्रैक्शन है डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम में, तो इनको आसानी से कोगुलेट नहीं कर सकते हैं। इस केस में हम थोड़ा सा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल के इनको कोगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स में अट्रैक्शन नहीं है तो उन्हें बहुत इजीली सेपरेट किया जा सकता है। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को बहुत इजीली सेटल डाउन किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन था किया कि बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम का स्टेट, स्टेट क्या है। ठीक है, कि पार्ट वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरैक्शन। नेचर ऑफ इंटरैक्शन यानी कि अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, उसके बेसिस पे था। ठीक है, तीसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स किस टाइप के हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल तीन टाइप के हो सकते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स और एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स कैसे हैं। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखिए, मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब है कि पार्टिकल्स जो हैं नॉर्मली बहुत छोटे साइज के होते हैं, लेकिन डिसॉल्व करने पर वो पार्टिकल्स इकट्ठे होके एग्रीगेट बना देते हैं,
उस एग्रीगेट का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर यानी कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाता है। तो एक्चुअल में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन डिसॉल्व करने पे वो सारे पार्टिकल्स मिलके एग्रीगेट्स बनाते हैं, और वो एग्रीगेट्स जो होते हैं वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। क्योंकि ये मल्टीपल मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा है, इसलिए इसे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड बोला जाता है। एग्जाम्पल इसका गोल्ड सॉल्ट, ठीक है, गोल्ड को डिसॉल्व करेंगे अगर आप वाटर के अंदर या किसी एसिड के अंदर तब बनेगा, ठीक है। सल्फर सॉल्ट इसका एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर थाउजेंड्स और मोर ऑफ सल्फर S8 के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1000 से भी ज्यादा इसमें सल्फर सॉल्ट में, ठीक है। अब मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स जो हैं वो नेचुरल कोलॉइड्स हैं, यहाँ पे जहाँ पे पार्टिकल्स का साइज ही कोलॉइड की रेंज में आता है, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सुटेबल सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशन व्हिच आर इन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स द साइज ऑफ कोलॉइडल रेंज। तो जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह हैं, प्रोटीन्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, स्टार्च है, ये वैसे ही लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इन्हें अगर डिसॉल्व करोगे कुछ सुटेबल सॉल्वेंट्स के अंदर तो इनके पार्टिकल का साइज कोलॉइडल रेंज में ही आता है। ऐसे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं क्या? मल्टी मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। और ये काफी स्टेबल होते हैं क्योंकि ये जुड़ के नहीं बने किसी पार्टिकल से, ना टूट के बने, तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही कोलॉइडल रेंज में थे। इस वजह से ये वाले जो कोलॉइड्स हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल इसके नेचुरली अकरिंग माइक्रोमोलिक्यूल जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, और मैन मेड मॉलिक्यूल्स भी आते हैं जिसमें पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिस्टीरीन, सिंथेटिक रबर एक्सेट्रा, ये सब जो है ये मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स के अंदर आएंगे, ठीक है। सिंथेटिक रबर जो लेटेक्स वगैरह होता है वो सब इसी में आएगा। एसोसिएटेड कोलॉइड्स, अब एसोसिएटेड कोलॉइड्स कुछ हद तक इसी के जैसे हैं मैक्रोमोलिकुलर जैसे, जहां पे एक्चुअल पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, लेकिन वो पार्टिकल्स जुड़ जुड़कर आपस में लार्जर पार्टिकल्स बना देते हैं, जिसका साइज जो है वो कोलॉइडल रेंज में आता है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? मेजर जो डिफरेंस है दोनों के अंदर ये है कि जब ये कॉन्सेंट्रेशन लो होती है, एट लो कॉन्सेंट्रेशन इट बिहेव्स एज अ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉर्मल सोल्यूशन की तरह बिहेव करता है। जब कम कॉन्सेंट्रेशन होगी ना तो पार्टिकल्स एग्रीगेट नहीं बनाएंगे, जैसे इसमें हो रहा था ना, पार्टिकल्स एग्रीगेट बना रहे थे। एसोसिएटेड कोलॉइड्स में भी एग्रीगेट होते हैं लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं होते। जब एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन पहुंच जाती है, जिसे बोला जाता है क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन जब हो जाती है तब वो एग्रीगेट बनाते हैं। उन एग्रीगेट्स को बोला जाता है मिसाइल्स, और इन कोलॉइड्स को बोला जाता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है एसोसिएटेड कोलॉइड बनाने के लिए, उसको बोला जाता है ये क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन, CMC, यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। और मिसाइल बनाने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर भी चाहिए होता है, उससे ज्यादा और उससे कम टेम्परेचर अगर आप लोगे तो भी मिसाइल नहीं बनेगा। उस टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। ये चीज बहुत इजीली आप जनरल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन और क्राफ्ट टेम्परेचर बहुत सिंपल सी चीज है। आप सोप होता है ना, सोप मिसल्स बनाता है, जब आप उसे अपने हाथ पे लगाते हो तो आप बहुत थोड़ा सा सोप लगाओ, पानी आपके हाथ काफी गीले हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा सोप बनाओ लगाओ, तो आप देखोगे बहुत थोड़ा सा सोप लगाओगे तो ना तो आपके हाथ में से जो भी कुछ साफ करना चाह रहे हो वो होगा, और ना ही सोप में लेदर कुछ भी झाग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सोप आपने इतनी कम क्वांटिटी में ली है, कॉन्सेंट्रेशन सोप की इतनी कम है कि मिसल्स बनेंगे ही नहीं, ठीक है। और ये चीज आप तब भी ऑब्जर्व करोगे जब सर्दी में बहुत ज्यादा ठंडा पानी हो, बहुत ज्यादा ठंडे पानी के अंदर अगर आप सोप से हाथ धोगे तो बहुत ज्यादा ठंडे पानी के अंदर भी सोप जो है वो झाग नहीं बनाता, लेदर नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि क्राफ्ट टेम्परेचर नहीं पहुंचा हुआ। उससे लो टेम्परेचर जब होता है तो क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, मिसल्स बन ही नहीं पाते, ठीक है। हाँ, तो अगर आप बहुत लो टेम्परेचर पे ऑब्जर्व करोगे तो ठंड में बहुत ज्यादा अगर ठंडा पानी है तब भी आपका सोप जो है वो लेदर नहीं बनाएगा, तो मिसल्स नहीं बन पा रहे होते। बहुत ठंडे पानी से भी अगर आप धोगे, जैसे अगर आप कुछ भी हैंड वॉश कर रहे हो या कोई बर्तन धो रहे हो, कुछ भी धो रहे हो, तो सोप या डिटर्जेंट जो है वो साफ नहीं कर पाता अगर पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए। तो इसीलिए गर्म पानी से और ज्यादा जल्दी साफ होता है। क्राफ्ट टेम्परेचर से जब अबव टेम्परेचर हो जाएगा तो मिसल्स बहुत जल्दी बनते हैं, ठीक है। टिपिकली एक मिसल के अंदर 100 सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका एग्जांपल दे रखा है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स सच एज सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बिलोंग टू दिस क्लास,
ठीक है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स उन्हें कहा जाता है जो सरफेस पे रिएक्ट करते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है चैप्टर के अंदर आगे। तो मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है और क्यों होता है ये भी समझिए। सबसे पहले उसके लिए आपको सोप को समझना पड़ेगा, ठीक है, सोप या डिटर्जेंट को समझना पड़ेगा। तो सोप जो होता है नॉर्मली वो एक लॉन्ग कार्बन चेन होती है फॉलोड बाय अ कार्बोक्सिल ग्रुप और सल्फोनिक एसिड ग्रुप। अगर डिटर्जेंट है तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप, सोप है तो कार्बोक्सिल ग्रुप विच इज बॉन्डेड टू सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, आर सी ओ ओ एन ए या आर सी ओ ओ के। तो ये जो आर है नॉर्मली ये 14-15 कार्बन, 13 या 15 कार्बन की चेन होती है, ठीक है, या 16 कार्बन की चेन होती है और इस पे एन ए लगा होता है। जब इसे पानी में डालते हो तो ऑब्वियसली सोडियम और जो पोटेशियम है वो हट जाएंगे इसमें से और ये CO माइनस बचेगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला दे रखा है आपको सोडियम स्टेरेट, स्टेरेट आयन का एग्जांपल दे रखा है। तो स्टेरेट आयन के अंदर जो है वो 17 कार्बन की चेन है। दिस एंटायर चेन हाइड्रोफोबिक टेल जिसे लिख रखा है ये 17 कार्बन एटम्स की चेन है और एक कार्बन एटम ये रहा आपका। तो टोटल मिला के 18 कार्बन का मॉलिक्यूल हो जाता है। इसको बोलते हैं सोडियम या पोटेशियम। अगर सोडियम लगा होगा तो सोडियम स्टेरेट, अगर पोटेशियम लगा होगा तो पोटेशियम स्टेरेट। ठीक है, ये एग्जांपल तो स्टेरेट आयन है। इसकी ये पूरी जो कार्बन चेन होती है, दिस एंटायर कार्बन चेन इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक टेल, ये वाटर को रिपेल करती है। और ये होता है हाइड्रोफिलिक हेड, ये वाटर से अट्रैक्ट होता है। तो जब आप इस सोप मॉलिक्यूल को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो तो दो चीजें होती हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन लो होती है तो सिचुएशन ये होती है, ठीक है, जब लो कॉन्सेंट्रेशन होगी तो सिचुएशन ऐसी होगी कि सोप मॉलिक्यूल्स जो है वो सारे के सारे सरफेस पे आ जाएंगे। उनके हेड जो वाटर लविंग है वो अंदर रहेंगे पानी के और टेल्स जो है ऐसे करके बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि टेल्स वाटर को रिपेल करती है ना, तो वो बाहर आ जाएंगे और हेड्स अंदर रहेंगे। लेकिन अगर सोप के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, आपने हाई कॉन्सेंट्रेशन कर दी, अब सरफेस पे एक लिमिट तक ही तो आ सकते हैं। जब सरफेस पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो जाएगा तो सोप मॉलिक्यूल्स को अंदर भी रहना पड़ेगा। अब ये सोप मॉलिक्यूल्स ऐसे अगर अंदर रहेंगे तो ये रैंडमली नहीं रह सकते, रैंडमली नहीं रह सकते इस तरीके से कहीं पे भी। तो वो क्या करते हैं सोप मॉलिक्यूल्स, वो मिसल्स बनाना शुरू कर देते हैं अपने आप को, अपनी टेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो क्या करते हैं, सारे अपनी टेल्स को एक स्फीयर के अंदर बंद कर देते हैं। इस तरीके से एक स्फेरिकल शेप बना लेते हैं। हम सर्कुलर दिख रहा है आपको क्योंकि हम 2D में बना रहे हैं शेप, लेकिन 3D में देखोगे तो ये बॉल जैसा शेप बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, लुक एट दिस। तो ये बॉल जैसा शेप बन जाता है जिसमें ऑलमोस्ट अराउंड 100 सोप मॉलिक्यूल्स एक स्फेरिकल शेप बना देते हैं। ज्यादा प्रॉपर्ली देखोगे तो ऐसे देख सकते हो कि जिसके सराउंडिंग में सारे COO माइनस आयंस हैं जो वाटर लविंग है, वाटर को से अट्रैक्ट होते हैं, और जो सारी हाइड्रोफोबिक टेल थी, वाटर रिपेलिंग टेल्स थी, वो सारी की सारी स्फीयर के अंदर चली जाती। ठीक है, तो दैट इज हाउ दे प्रोटेक्ट देयर हाइड्रोफोबिक टेल्स एंड इन टर्न दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, अ कोलॉइडल मॉलिक्यूल कॉल्ड एज मिसल। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, फिर है क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सोप क्लीन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है इसके लिए भी। तो सोप जो है, जैसे मान लो ये ऑयल ड्रॉपलेट है किसी सरफेस के ऊपर, कोई सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस का ड्रॉपलेट लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज योर ऑयल ड्रॉपलेट। तो होगा क्या, किस तरीके से होगा, जब आप इस पे सोप अप्लाई करोगे तो सोप की जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होंगी जो वाटर रिपेलिंग होती है, अगर वाटर रिपेलिंग है तो ऑयल लविंग होंगी बेसिकली। ठीक है, ऑयल से अट्रैक्ट होंगी तो वो ऑयल से बाइंड कर जाएंगी, ये ऑयल ड्रॉपलेट से सारी की सारी टेल्स एम्बेड हो जाएंगी, इसके अंदर बाइंड कर जाएंगी। ठीक है, तो जब आपने सोप अप्लाई किया तो ऐसा होगा इसके ऊपर, सोप या डिटर्जेंट वॉट एवर, डिटर्जेंट और सोप कुछ भी आप अप्लाई करो तो ऐसा होगा। उसके बाद आप इसका रब करोगे या एजिटेट करोगे, क्लोथ है अगर मान लो तो एजिटेट करोगे, हैंड्स हैं तो आपके रब करोगे आपस में उन्हें। जब आप उन्हें एजिटेट करोगे तो क्या होगा, और सोप मॉलिक्यूल्स इसमें बाइंड करते जाएंगे धीरे धीरे, और सोप मॉलिक्यूल्स बाइंड करते जाएंगे और ये धीरे धीरे नीचे से उखड़ता जाएगा। उखड़ते उड़ते इवेंचुअली क्या होगा, ये सरफेस ऐसे रह जाएगा और ये अलग से उठ के मिसल बना देगा, जिसके मिसल के सेंटर में ऑयल ड्रॉपलेट है एंड दिस ऑयल ड्रॉपलेट इज सराउंडेड बाय सोप मॉलिक्यूल्स। अब सोप मॉलिक्यूल्स के देख रहे हो हाइड्रोफोबिक टेल्स बाहर है नेगेटिव वाली, ये सारी टेल्स वाटर से बाइंड कर सकती हैं। तो वैसे तो ऑयल पानी में डिसॉल्व हो नहीं रहा था, लेकिन अब यहाँ पे इनकी वजह से ये वाटर से सराउंड हो जाएगा।
तो ऑयल पहले वाटर को रिपेल कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि ऑयल के चारों तरफ क्या आ गए, हाइड्रोफिलिक हेड्स आ गए, उसकी वजह से दिस एंटायर मॉलिक्यूल विल गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑयल को वाटर में डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। तो इसने ऑयल का इमल्शन बना दिया वाटर में। ऑयल वैसे डिसॉल्व नहीं हो रहा था पानी के अंदर, बट डिटर्जेंट्स या सोप्स कैन हेल्प द ऑयल टू फॉर्म एन इमल्शन विद वाटर। ठीक है, एंड दैट इज हाउ सोप क्लीन्स एनी ग्रीस और ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स को प्रिपेयर करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। सबसे तीन मेथड्स बेसिकली बुक के अंदर दे रखे हैं। केमिकल मेथड है सबसे पहला, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड है, और तीसरा पेप्टाइजेशन है। तो ये तीन मेथड्स दे रखे हैं फिलहाल, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो केमिकल मेथड के अंदर हम कोलॉइडल डिस्पर्जन प्रिपेयर कर सकते, मतलब कोलॉइडल डिस्पर्जन ही प्रिपेयर कर रहे हैं। केमिकल मेथड्स में चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, पहला मेथड जो है वो डबल डिकम्पोजिशन मेथड कहलाता है। डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी कह लो। तो हमें आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व बनाना है, मान लीजिए आर्सेनिक सल्फाइड का सोल्यूशन बनाना है, कोलॉइड बनाना है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर आर्सेनिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को मिक्स किया। आर्सेनिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को मिक्स करेंगे, क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। आर्सेनिक के साथ सल्फाइड आ जाएगा, ये बन गया आर्सेनिक सल्फाइड, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होकर वाटर बना देगा। तो ये जो आर्सेनिक सल्फाइड था, ये आपका डिस्पर्स्ड फेज हो गया, और जो वाटर था वो डिस्पर्जन मीडियम हो गया। तो ये आर्सेनिक सल्फाइड जो है वो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिसॉल्व होकर एक कोलॉइड बना देगा। ठीक है, दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो आपने सल्फर का कर दिया रिडक्शन और हाइड्रोजन सल्फाइड का कर दिया ऑक्सीडेशन। तो उससे क्या हुआ, सल्फर और वाटर बन गया। सल्फर आपका ऑब्वियसली डिस्पर्जन फेज है, और ये जो है ये डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो इसे कहते हैं सल्फर सॉल्ट। ये जो बना है, दिस इज कॉल्ड सल्फर सॉल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा मेथड दे रखा है रिडक्शन। रिडक्शन मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं, ये गोल्ड क्लोराइड है। ठीक है, इसके अंदर मीथेनल यानी फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और वाटर डालेंगे तो क्या होगा, गोल्ड क्लोराइड में जो गोल्ड था वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे ये रिड्यूस होके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, एंड इट विल गेट डिसॉल्व्ड इन मिथेनोइक एसिड एंड HCl। तो ये बन गया आपका गोल्ड सॉल्ट। रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि गोल्ड जो है वो +3 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन। लास्ट मेथड दे रखा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी वाटर, तो एक सॉल्ट के अंदर आपने वाटर डाला, ठीक है, उस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया एज अ डिस्पर्स्ड फेज, और HCl जो है एज अ डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड जो है वो है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिग्स आर्क मेथड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। ऊपर वाला जो हमने कराया दैट इज नॉट सो मच, वो कभी कभार ही आता है एग्जाम में, लेकिन ये जो नीचे वाला मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेडिग्स आर्क मेथड। तो इसके अंदर क्या करा जाता है, यहाँ एग्जाम्पल आपको दे रखा है गोल्ड का सॉल्व बनाने का। गोल्ड सॉल्व कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो गोल्ड सॉल्व प्रिपेयर करने के लिए क्या किया है इन्होंने, मैं इस डायग्राम को रिक्रिएट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या हो रहा है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहले एक टैंक लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम वाटर फिल कर देंगे। टैंक के अंदर हमने वाटर फिल कर दिया, और इस टैंक को एक दूसरे टैंक में रख देंगे जिसके अंदर हमने आइस ले रखी है। तो वो यहाँ तक इस टैंक में आइस भरी हुई है। हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम गोल्ड की 2 इलेक्ट्रोड्स डालेंगे। गोल्ड की 2 इलेक्ट्रोड्स डालेंगे। इन 2 इलेक्ट्रोड्स को हम एक हाई वोल्टेज करंट सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, किसी पे भी पॉजिटिव किसी पे भी नेगेटिव लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके अंदर बहुत हाई वोल्टेज करंट पास कराएंगे। जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज करंट पास कराएंगे और इनके दोनों एंड पानी में डूबे हुए हैं, तो हाई वोल्टेज करंट की वजह से इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पानी में एक इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक करंट, जैसे बिजली कड़कती है ना, उसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक हो जाएगा इन दोनों के बीच में यहाँ।
ठीक है, इतनी ज्यादा हीट क्रिएट होगी उसकी वजह से कि इसमें गोल्ड जो है वो